हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल। तो शार्पे का सिंगल इंडेक्स मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। और जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इनका नाम है विलियम एफ शार्पे, जिन्होंने ये मॉडल दिया था। और इस मॉडल के बारे में आज हम सब कुछ रीड करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिंगल इंडेक्स मॉडल का सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन गिवन है। इंट्रोडक्शन को ही स्टडी करेंगे हम सबसे पहले। तो in the previous chapter we have made a detailed study of Markowitz's theory of diversification। तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर मार्कोविट्ज़ मॉडल को कवर किया था, जिसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल पर। आप चैनल की प्लेलिस्ट जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को अकॉर्डिंगली वॉच कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मार्कोविट्ज़ मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स ऑब्जर्व किए गए थे, कुछ कमियां पाई गई थी मार्कोविट्ज़ मॉडल में, जिसकी वजह से सिंगल इंडेक्स मॉडल जो है वो आया। उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए जो भी कमियां मार्कोविट्ज़ मॉडल में देखी गई, ऑब्जर्व की गई, उन कमियों को हटाने के लिए जो है सिंगल इंडेक्स मॉडल आया। तो ये जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है, ये प्रोपाउंडेड, यानी कि ये कौन लाया है, ये मॉडल विलियम एफ शार्पे के द्वारा लाया गया है 1963 में। तो द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस मॉडल इज दैट दिस मॉडल रिड्यूसेस द कैलकुलेशंस। तो इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस मॉडल की, वो क्या है कि ये कैलकुलेशन को कम किया है इस मॉडल ने, कि जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है उस चीज़ को इसने क्या करा है, रिड्यूस करा है। दैट आर नेसेसरली मेड ड्यूरिंग द पोर्टफोलियो एनालिसिस। मतलब ऐसी कैलकुलेशन जो हम पोर्टफोलियो एनालिसिस के टाइम करते हैं, उन कैलकुलेशन को कम किया है सिंगल इंडेक्स मॉडल ने। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, मेन अचीवमेंट है। साथ ही साथ बात करें, दिस मॉडल गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अल्फा। अल्फा को साथ इंपॉर्टेंस दी गई है स्पेशल, बीटा को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है सिंगल इंडेक्स मॉडल के द्वारा। और बेंचमार्क्स जो है वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि भाई किस टाइप की सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन किया जाना चाहिए एक पोर्टफोलियो के लिए, क्या बेंचमार्क डिसाइड होना चाहिए। तो वो सब आज हम सिंगल इंडेक्स मॉडल में पढ़ेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, जिसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इंडेक्स मॉडल, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशंस एंड एप्लीकेशंस। तो सिंगल इंडेक्स मॉडल से आप क्या समझते हैं, साथ ही साथ इसकी एजम्पशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल के कंसेप्ट को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। और फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जामिन द सिंगल इंडेक्स मॉडल, व्हाट आर द स्टेप्स यू वुड टेक व्हेन सिलेक्टिंग द बेस्ट पोर्टफोलियो। कि आप कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लेंगे जब आपको एक बेस्ट पोर्टफोलियो का चुनाव करना है तब। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब हम आंसर पे फटाफट से आ जाते हैं। तो आंसर हमें गिवन है, सिंगल इंडेक्स मॉडल सबसे पहले प्रोपाउंडेड किसके द्वारा किया गया है, विलियम एफ शार्पे के द्वारा। कब किया गया है, 1963 में किया गया है जी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग करने का। इस मॉडल को डेवलप क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था, कि भाई सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है, सिंप्लीफाई करना है किसको, मार्कोविट्ज़ मॉडल को। बाय रिड्यूसिंग द डेटा, किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे मार्कोविट्ज़ मॉडल को, डेटा को रिड्यूस करके। तो ये सिंगल इंडेक्स मॉडल का मेन उद्देश्य था कि मार्कोविट्ज़ मॉडल में जिस तरीके की ड्रॉबैक्स देखने को मिले उसको हमको क्या करना है, कम करना है। और वो किस तरीके से इन्होंने कम किया, डेटा को रिड्यूस करा, एज वेल एज मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स को कम किया इन्होंने, ताकि जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, सरल हो सके पोर्टफोलियो एनालिसिस करना। तो दिस मॉडल इज बेस्ड मेनली ऑन द एजम्पशन। तो ये जो मॉडल है वो एजम्पशन पर बेस्ड है। किस एजम्पशन पर, द चेंजेस अक्कर इन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक वैल्यू ड्यू टू द मार्केट इंडेक्सेस। तो क्या एजम्पशन यहाँ पे हमें गिवन है कि जो चेंजेस हैं वो होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में, स्टॉक वैल्यूज में,
किस वजह से होते हैं? मार्केट के इंडिसेस की वजह से। तो ये अजम्पशन हमें याद रखनी है कि जो चेंजेस होते हैं हमारी स्टॉक की वैल्यूज में, वो किस वजह से होते हैं? मार्केट इंडिसेस की वजह से होते हैं। तो ये अजम्पशन इस मॉडल में हम मान के चलते हैं। अदर वर्ड्स में बात करें तो सिंगल इंडेक्स मॉडल रिप्रेजेंट करता है ओनली दैट अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को, जो कि अराइजेज होता है ड्यू टू सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से, एंड दिस फैक्टर अफेक्ट ऑल दी स्टॉक रिटर्न्स। कहने का ये मतलब है जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है वो फैक्टर स्टॉक रिटर्न को अफेक्ट करता है। तो दिस फैक्टर कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड थ्रू द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। तो ये जो फैक्टर है वो उसको इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। किस तरीके से? रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई मार्केट इंडेक्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसके द्वारा भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल से भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे कि एग्जाम्पल S&P 500। तो S&P 500 हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि ये क्या है। एक सेकेंड। तो S&P 500 का मतलब होता है द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, और सिंपली द S&P 500 इज अ स्टॉक मार्केट। ये क्या है? एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस, ये क्या करता है? 500 लार्ज कंपनीज जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500। इसमें 500 लार्ज कंपनीज लिस्टेड है। तो जो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है, एक तरीके का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है ये, जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, जो कि 500 जितनी भी उसमें कंपनीज लिस्टेड है, 500 लार्ज कंपनीज वहाँ पर उस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसकी परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फॉलोड इक्विटी इंडेसेस। मतलब ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जो इक्विटी इंडेसेस फॉलो किए जाते हैं उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेसेस है, यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स है ये। और साथ ही साथ इसमें एज ऑफ December 31, 2020 मोर देन $5.4 ट्रिलियन वॉज इन्वेस्टेड इन एसेट टाइड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। कहने का ये मतलब है कि दिसंबर 31, 2020 में 5.4 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर्स की बात बोली गई है, इन्वेस्ट किया गया था एसेट्स में। तो उसके बारे में भी इसने बताया गया है। तो हमें एग्जाम्पल समझ में आया, जैसे कि ये तो था हमारा यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये यूनाइटेड स्टेट्स का है स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है, आप बताएंगे? तो हमारा जो हमारा इंडिया का जो है वो है सेंसेक्स और निफ्टी, राइट। तो ये हमारे क्या हैं? स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं, जो कि जितनी भी इनमें कंपनीज लिस्टेड होती है उनकी ये परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। उस हिसाब से ये डेटा शो करते हैं और उस हिसाब से जो है इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। हम अब आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, द जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टॉक वैल्यू इन अ टाइम ड्यूरेशन डेपिक्ट दैट द वैल्यू ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टॉक चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन द मार्केट इंडेक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जनरली ये देखा गया है कि स्टॉक वैल्यू में, मतलब जो स्टॉक की वैल्यूज़ हैं उनमें चेंज तभी दिखता है जब, ज़्यादातर चेंज तभी दिखता है जब मार्केट इंडेक्स में चेंज आता है। जब मार्केट इंडेक्स में चेंज आता है तो उनके प्राइजेज, स्टॉक के जो प्राइजेज हैं उनमें भी चेंज देखने को मिलता है। ये क्या हुई? ये हुई जनरल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जनरली अगर हम बात करें, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें, तो स्टॉक वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादातर चेंजेस मार्केट इंडेक्स में चेंज होने की वजह से ही आते हैं। When the market index like सेंसेक्स जो है हमारा मार्केट इंडेक्स है, अगर ये बढ़ता है, राइज होता है, देन द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीज, तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है। ऐसे ही अगर हम बात करें जब मार्केट इंडेक्स क्या होता है? फॉल होता है, लाइक सेंसेक्स हमारा फॉल हो गया,
तो हमारे जो स्टॉक की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये जो फैक्ट है वो हमें ये शो करता है कि सम फैक्टर अफेक्ट द स्टॉक वैल्यू अलोंग विद द मार्केट इंडेक्स, कि स्टॉक की वैल्यू को जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बट उसमें मार्केट इंडेक्स भी एक फैक्टर होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से स्टॉक वैल्यू में चेंज देखने को मिलता है। तो दैट इज द स्टॉक वैल्यू आर म्यूचुअली रिलेटेड विद मार्केट इंडेक्स। इससे ये भी साबित होता है कि हमारी जो स्टॉक वैल्यूज हैं उनका संबंध सीधा सीधा मार्केट इंडेक्स के साथ है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स में चेंज आएगा तो स्टॉक वैल्यू में चेंज आएगा ही आएगा। आगे हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की। तो मैथमेटिकल इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं। तो द सिंगल इंडेक्स मॉडल कैन बी डिपिक्टेड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हो, आर आई ए आई प्लस बी आई, बीटा है ये, आर एम यानी कि सबके बारे में यहाँ पे गिवन है। जो स्टार्टिंग का आर आई है यानी कि रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, ए आई यानी कि अल्फा कोएफिशिएंट, बी आई यानी कि बीटा कोएफिशिएंट, आर एम यानी कि रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, और ई आई यानी कि एरर आ गया, या कोई एरर रेजिजुअल रिटर्न आ गया है ना, तो एरर वो होता है। तो इससे आप जो है सिंगल इंडेक्स मॉडल का ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आगे हम बात करें इसकी एजम्पशंस की। तो हमें एजम्पशंस गिवन है सिंगल इंडेक्स मॉडल की। तो जनरली अगर हम बात करें तो जनरली द कोवेरिएंस ऑफ द सिक्योरिटी रिमेन पॉजिटिव, कि जो सिक्योरिटीज़ का कोवेरिएंस है वो पॉजिटिव रहता है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ आर रिएक्टिव इन अकॉर्डेंस विद द फैक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि ज़्यादातर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, किसके अनुसार? विद द फैक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स के अनुसार। साथ ही साथ दूसरे इजम्पशन की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पशन की बात करें तो जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल द इन्वेस्टर आर होमोजीनियस। यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस यानी कि सेम, यानी कि उनका जो प्राइमरी पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो सभी इन्वेस्टर का यहाँ पे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैक्सिमम रिटर्न उनको चाहिए, तो ये हम मान के चलेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं थर्ड एजम्पशन, जो कि है द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी डिपेंड नॉट ओनली द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी बट ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द मार्केट। कि यहाँ पर बोला गया है कि सिक्योरिटी की वैल्यू में, स्टॉक की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की नेचर पर ही डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि वो मार्केट की कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगा। कि भाई ये जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की नेचर पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये मार्केट की कंडीशंस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अजम्पशन की बात करें तो द सिक्योरिटी विच रिप्रेजेंट द मेन सिक्योरिटीज इन द मार्केट देयर रिटर्न हैज इट्स एसोसिएशन विद द रिटर्न ऑफ अदर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसी सिक्योरिटीज जो कि रिप्रेजेंट करती हैं मेन सिक्योरिटीज़ को, जो भी मार्केट की मेन सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके जो रिटर्न है उनका भी जो संबंध है वो किसके साथ होगा, दूसरी सिक्योरिटीज़ के रिटर्न के संबंध के साथ होगा। कहने का ये मतलब है, जैसे कि मान लो कि हमारे जो है स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो अगर उनके बारे में उनके जो रिटर्न जो है जितना भी रिप्रेजेंट करेंगे वो, तो उनका जो एसोसिएशन है वो दूसरी सिक्योरिटीज़ के साथ भी करेगा, तो वो मेन सिक्योरिटीज़ होंगी जो लिस्टेड होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, मेन सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। तो बाकी की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उनका भी एसोसिएशन उसके साथ होता है, तो ये भी हम मान के चलेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बात करें तो यूनिफॉर्म टाइम ड्यूरेशन लाइक हाफ ईयर 1 ईयर मस्ट बी सिलेक्टेड। इसको हम सिलेक्ट करेंगे फॉर एस्टिमेटिंग द रिस्क एज वेल एज रिटर्न। कि हाँ भाई हमें मान लो 6 महीने
आधे साल, हाफ ईयर में ही जो है एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है रिस्क और रिटर्न का, जो भी सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व होता है उनका। तो ये भी हमें ज़रूर सिलेक्ट करना है। उसके बाद 6 एजम्पशन की बात करें तो द कोवेरियंस अमंग वेरियस सिक्योरिटी इज़ द आउटकम ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनके बीच का जो कोवेरियंस होगा वो क्या होगा, आउटकम होगा। आउटकम को क्या बोलते हैं हम, वो रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, ठीक है। आउटकम किस चीज़ का होगा, डिफरेंट रिएक्शंस का, कि भाई जितने भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मार्केट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, उसका आउटकम होगा कोवेरियंस, ठीक है। आगे हम बात करें 7th एजम्पशन की, तो है रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटीज एसोसिएटेड विद अ लीनियर मार्केट इंडेक्स, कि जो सिक्योरिटी का जो रिटर्न है उसका संबंध लीनियर मार्केट इंडेक्स के साथ होगा, मतलब वो लीनियर मार्केट इंडेक्स के साथ एसोसिएटेड होगी, ये भी हम मान के चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की, किस तरीके से आप सिंगल इंडेक्स मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है, सबसे पहले हमको एस्टिमेशन करना है किस चीज़ का, बीटा कोएफिशिएंट, यानी कि हमें बीटा कोएफिशिएंट का अनुमान लगाना है, निकालना है उसको। तो द बीटा कोएफिशिएंट जो है एस्टिमेट किया जाता है शार्पे सिंगल इंडेक्स मॉडल में। ये जो कोएफिशिएंट है ये सबसे बेस्ट बेंचमार्क है सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने का। तो बीटा कोएफिशिएंट किस लिए एस्टिमेट करते हैं हम, सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने के लिए। तो द बीटा कोएफिशिएंट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बीटा कोएफिशिएंट को इसलिए भी हम मेजर करते हैं अगर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को की सेंसिटिविटी को मेजर करना है, कि हाँ भाई ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिस्क तो हम करते ही करते हैं मेजर, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न को मेजर करने के लिए भी हम बीटा कोएफिशिएंट को यूज़ करते हैं। आगे बीटा कोएफिशिएंट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो हम पढ़ लेते हैं कि हाई वैल्यू ऑफ बीटा कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट मोर रिस्क, कि जितना ज़्यादा बीटा कोएफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिस्क होगा। और ऐसे ही जितना ज़्यादा लो वैल्यू ऑफ बीटा कोएफिशिएंट होगा वो ज़्यादा हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्यों, क्योंकि रिस्क कम होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बोलेंगे। तो जनरली इन्वेस्टर सिलेक्ट सच अ पोर्टफोलियो विच हैज़ लो बीटा कोएफिशिएंट। तो अब हम याद रखेंगे ये चीज़ कि जिनका लो बीटा कोएफिशिएंट होगा उसी टाइप का पोर्टफोलियो ही इन्वेस्टर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि गिवन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल ने ना पोर्टफोलियो एनालिसिस के प्रोसेस को काफ़ी सरल कर दिया है, काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ज़रा कि लेस बेंचमार्क्स एंड कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा सरल कर दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है। किस तरीके से, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत कम इसमें हमें करनी पड़ती है शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल में, क्योंकि जब हम मार्कोविट्स में पढ़ते थे तो हमें काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती थी पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। तो अब सिंगल इंडेक्स मॉडल में यही तो फ़ायदा है कि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि इफ़ 25 सिक्योरिटी हैव बीन इंक्लूडेड इन अ पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो में 25 सिक्योरिटी को आप इंक्लूड करोगे, देन इट रिक्वायर्ड द कैलकुलेशन ऑफ 25 बीटा कोएफिशिएंट, यानी कि 25 बीटा कोएफिशिएंट को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 25 स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे अंडर शार्पे के मॉडल में। तो द नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस रिमेन वेरी हाई। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी किसी भी मॉडल में। क्यों, क्योंकि दिस कैलकुलेशन आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आप दूसरे अगर मॉडल में करोगे तो आप सिक्योरिटीज़ के कॉम्बिनेशन बनाओगे और फिर जाके ये कैलकुलेशन करोगे। लेकिन सिंगल इंडेक्स मॉडल में आप क्या करोगे, एक ही टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करके सारी जो है निकाल लेंगे, मेकिंग द पोर्टफोलियो एनालिसिस सिंपलर। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिसिस को सिंपलर कर दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है, फिर हमारा क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आने वाली वीडियोस लाएंगे इसी चैप्टर पर।
तो थर्ड पॉइंट के बारे में हमें क्या गिवन है कि प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वेरिएबल्स फॉर ट्रेनर्स मेजर। तो ट्रेनर के मेजर्स, ट्रेनर किसी का नाम है, ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वेरिएबल्स, तो जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो ज़रूरी जो वेरिएबल्स है वो प्रोवाइड कराता है ट्रेनर्स मेजर के लिए। वो पढ़ लेते हैं। तो ट्रेनर्स मेजर इज पुट इनटू यूज, ट्रेनर के मेजर को हम यूज़ करते हैं पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए, पोर्टफोलियो को मूल्यांकित करने के लिए। द सिक्योरिटी हैविंग हाई वैल्यूज आर गिवन प्रेफरेंस, जिन सिक्योरिटीज की वैल्यूज हाई होती हैं ट्रेनर मेजर के अंदर हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। इनको, जिन सिक्योरिटीज की वैल्यू हाई होती है उनको। अ रिलायबल एज वेल एज कॉन्स्टेंट बीटा कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड, एक रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और कांस्टेंट बीटा कोएफिशिएंट की बहुत ज़रूरत होती है जब हम पोर्टफोलियो का सिलेक्शन करते हैं ट्रेनर मेजर के अंडर तब। तो दिस बीटा कोएफिशिएंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो बीटा कोएफिशिएंट कौन प्रोवाइड कराता है? शार्पे का सिंगल इंडेक्स मॉडल। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट में साफ साफ बोला गया ना, प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वेरिएबल, कि जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो ज़रूरी वेरिएबल्स प्रोवाइड कराता है ट्रेनर्स मेजर के लिए। जब आप ट्रेनर्स मेजर इस्तेमाल करते हैं पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए तो ज़रूरी वेरिएबल्स कौन प्रोवाइड कराता है? सिंगल इंडेक्स मॉडल। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने क्या प्रोवाइड कराया? बीटा कोएफिशिएंट। तो बीटा कोएफिशिएंट की ज़रूरत पड़ती है ट्रेनर्स मेजर में, तो बीटा कोएफिशिएंट कौन प्रोवाइड कराता है? शार्पे का सिंगल इंडेक्स मॉडल। तो दिस मॉडल इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वेरिएबल्स फॉर ट्रेनर्स मॉडल। तो ये थे कुछ एजम्पशंस, कुछ एप्लीकेशंस शार्पे के सिंगल इंडेक्स मॉडल की। साथ ही साथ इन्वेस्टर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं वो शार्पेस मॉडल को फॉलो करते हैं और इंटेंसिव स्टडी करते हैं इनकी एजम्पशंस पर भी, और फिर वो फैसला लेते हैं। आने वाली वीडियोस में हम कट ऑफ रेट को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में भी, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें पोर्टफोलियो की। थैंक यू सो मच।